नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम इससे पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं मराठों की शक्ति के उदय के बारे में, तो उसका आज ये दूसरा पार्ट है। और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां क्या रहीं मराठाओं की, तो उसके बारे में इसमें बताएंगे। या एक पद था पेशवा का पद जो कि शिवाजी ने बनाया था, और बाद में पेशवा एक बहुत ताकतवर शक्ति बन के उभरा। तो पेशवा पद कब ताकतवर हुआ और कब छत्रपति या शिवाजी के वंशज खत्म हुए और नए लोगों ने मराठाओं की कमान संभाली, इस बारे में सारा कुछ विवरण आज हम इस वीडियो में देंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो वहां से कि जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। मैंने लिख दिया है कि 4 अप्रैल 1680 को मृत्यु हुई थी और 20 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। आप अपने याद करने के लिए याद रख सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, आप वैसे याद रख सकते हैं कि 4 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब मतलब दोनों बार, मतलब जन्म भी अप्रैल में हुआ है और मृत्यु भी अप्रैल में हुई है। 20 अप्रैल में जन्म हुआ है और 4 अप्रैल को मृत्यु हुई है। जस्ट ये याद करने के लिए मैंने बातें लिखी थी। अब हुआ ये कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1680 को, तो उससे पहले शिवाजी ने अपना पुत्र जो था उनका संभाजी, वो बहुत ही क्रूर, निर्दयी, विलासी और शासन की तरफ ध्यान ना देने वाला था, बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। तो उससे परेशान होकर के उन्होंने संभाजी को, उनका एक किला था पन्हाला का किला, उसमें कैद कर दिया था। अब वो वहीं पे कैद था, तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इस बात का फायदा उठा करके उनकी जो दूसरी बीवी थी सूर्याबाई, तो सूर्याबाई ने अपने पुत्र राजा राम को राज्याभिषेक करा दिया रायगढ़ के किले में अप्रैल 1680 में ही, मतलब मृत्यु के तुरंत बाद। क्यों कहा जाता है राजा गद्दी कभी खाली नहीं रहती है। तो जब करा दिया तो इस बीच में जब पता लगा संभाजी को, तो एक सेनापति था जिसका नाम था हमीर राव मोहिते। तो हमीर राव मोहिते को अपनी तरफ मिला लिया और पन्हाला के किले से भाग निकला और भाग निकल के अपनी सेना सुसंगठित करके सूर्याबाई और राजा राम पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके इन्हें अपदस्थ कर दिया, वहां से हटा दिया गया और खुद अपना राज्याभिषेक कराया 30 जुलाई 1680 में रायगढ़ के किले में। ठीक है, तो रायगढ़ का जो किला है बड़ा फेमस है, मराठाओं का जो किला है इसमें रायगढ़ बड़ा मुख्य रहा है, क्योंकि जितनी बार भी जिन्होंने भी अपना राज्याभिषेक कराया वो रायगढ़ में कराया, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण, राजनीतिक स्थिति के कारण बड़ा सुरक्षित था, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ। तो यहाँ पे ना इसे भेद पाना अभेद्य किला था, मतलब दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण था, इसको भेद नहीं पा रहा था कोई भी, जल्दी से नहीं जीता जा सकता था इसको, इसलिए रायगढ़ ही महत्वपूर्ण इनका किला था, जिसमें अक्सर ये रहते थे या जितने भी कार्य महत्वपूर्ण करते थे रायगढ़ किले से ही करते थे। तो उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने अपना पेशवा बनाया नीलोजी पंत को, जो इनके पेशवा रहे। लेकिन कालांतर में फिर से हुआ ये कि राजा राम और अन्नाजी दत्तो और सूर्याबाई, इन तीनों ने मिलकर षड्यंत्र बनाना शुरू किया, जिसमें कुछ दरबारी भी उनसे मिले हुए थे, क्योंकि संभाजी इन बातों से पहले से परेशान था। कुछ लोग खफा थे, उसमें एक उनकी माँ थी सौतेली, एक उनका भाई था, कुछ लोग दरबारी भी थे। तो उनसे परेशान होने के साथ साथ उसने क्या काम किया, इस पूरे गुट को, जो इन्होंने अलग गुट बनाया था, उस पूरे गुट को कुचल दिया और अपनी माँ सूर्याबाई और कुछ मराठा सरदारों की हत्या करवा दी, ताकि दोबारा ऐसा गुट ना बन सके। लेकिन राजा राम की हत्या नहीं कराई थी उसने। ठीक है, अब हुआ यह कि इसके बाद इसने अपना एक सलाहकार नियुक्त किया, कवि कलश, जो कि उज्जैन के थे और उज्जैन के संस्कृत और हिंदी के प्रकांड पंडित थे कवि कलश। और भयंकर आपस में दोस्ती थी इन दोनों की, आपस में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। तो हुआ यह कि इसके बाद इन्होंने एक काम और किया कि अकबर जो था औरंगजेब का पुत्र था अकबर, तो अकबर को इन्होंने शरण दे दी। अब अकबर को शरण दे दी, औरंगजेब से वो लड़ाई करके आया हुआ था, तो औरंगजेब के पास फिर एक मौका मिला, तो उसने एक अपना, उसका सेनापति था, उसका नाम था मुकर्रब खां। तो मुकर्रब खां को रायगढ़ किले पे लड़ने के लिए भेज दिया कि वहां पे जाके लड़ाई करो। ठीक है, और हुआ ये कि जब मुकर्रब, ये फिर लड़ाई चलती रही, करीब करीब ये लड़ाई 3 साल चली। वो 1685 में आया और 1685 से 1689 तक लड़ता रहा। और एक जगह थी संगमेश्वर, तो संगमेश्वर में कवि कलश और संभाजी दोनों के दोनों छिपे हुए थे, और इनके छिपे हुए होने के कारण इनका पता एक
अधिकारी ने दे दिया और जो मुकर्रम खां था उसने इन्हें पकड़ लिया और कैद कर लिया। लास्ट में संभाजी को मरवा दिया गया और उनकी खाल में भूसा भर दिया गया। अतः इसे मराठा इतिहास का एक बर्बर कांड कहा जाता है कि सवाल के संभाजी की खाल में उन्होंने उसे मरवाकर उसकी खाल में भूसा भरवा दिया गया। ये थी विशेष बात यहां तक संभाजी के बारे में। यानी 21 मार्च 1689 को संभाजी की हत्या हो गई। उसके तुरंत बाद जो उनका सौतेला भाई था सूर्याबाई का पुत्र राजा राम, वो दोबारा से गद्दी पर बैठा और 19 फरवरी 1689 को उसने अपना राज्याभिषेक कराया और 1700 तक उसका 1700 तक उसका राज्य चलता रहा। तो इसके राज्य में जो इसके पहले 10 वर्ष थे उन्हें मराठा इतिहास का क्रांतिकाल कहा जाता है। शिवाजी ने जो अष्टप्रधान अपनी एक बनाई थी, अष्टप्रधान, जिसमें उसके 8 दिग्गज होते थे, 8 दिग्गज लोग, सेनापति, न्यायाधीश वगैरह। तो वो जो इसके साथ थे वो बहुत बेहतरीन लोग थे, जिनमें प्रहलाद, दूसरा था नीरजाजी, रामचंद्र, परशुराम, त्र्यंबक, शंकर जी नारायण, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। ये करीब कोई ये 8 लोग थे जो इसकी अष्टप्रधान में थे और उन अष्टप्रधान ने राजा राम के शासन को बहुत सुफल और बेहतर चलवाया। उसके बाद 12 मार्च 1700 को 30 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि औरंगजेब ने फिर से एक सेनापति भेजा लड़ने के लिए जिसका नाम था जुल्फिकार खां। तो जब जुल्फिकार खां सेनापति को भेजा तो उसने इस रायगढ़ के किले पे अधिकार कर लिया। तो रायगढ़ के किले पे जब अधिकार कर लिया तो जो संभाजी थे उनकी एक विधवा थी, बीवी, जिसका नाम था येशुबाई। तो येशुबाई ने क्या काम किया, इसे राजा राम को वहां से निकाल करके भगा दिया और एक किला था विशालगढ़ का किला, उसे वहां पे सुरक्षित पहुंचा दिया और राजा राम विशालगढ़ के किले में काफी दिन तक सुरक्षित रहे और येशुबाई इन मुगलों के साथ युद्ध करती रही, मराठा कमान संभाल करके, और लड़ती रही। लेकिन 3 से 4 बार मुगल उनसे हारे भी, लेकिन मुगल लगातार डटे हुए थे और लगातार युद्ध पे युद्ध कर रहे थे, क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी, मुगलों के पास शासन बहुत बड़ा था, धन संपदा भी थी, तो लड़ने के लिए उनके पास सफिशिएंट था सब कुछ। तो 2 से 3 बार हारने के बाद भी हुआ ये कि येशुबाई जो थी उसका एक अधिकारी था जिसका नाम था सूर्यजी पिसाली घा। तो सूर्यजी पिसाली घा ने क्या काम किया, उसके साथ धोखा किया और जो जुल्फिकार खां था उसे भेद दे दिया सारा, जिससे कि जुल्फिकार खां रायगढ़ का किला जीत गया। उसके बाद विशालगढ़ से जो राजा राम था वो भाग करके जिंजी पहुंच गया और जिंजी के किले में सुरक्षित हो गया। उसके बाद औरंगजेब ने आदेश दिया जिंजी के किले पर आक्रमण करने का। 8 साल तक घेरा डालने के बाद जिंजी का किला विजित हुआ और जिंजी का किला विजित होने के बाद राजा राम वहां से भी भाग निकला और उसके बाद फिर विशालगढ़ आया और विशालगढ़ में आके फिर जो है बैठा और राजधानी बनाया उसने सतारा को। तो ये स्थिति रही कि किस किस तरह से कहां से भाग के कहां पहुंचा और लास्ट में उन्होंने सतारा पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया, मतलब जुल्फिकार खां को औरंगजेब ने। और फिर इस वक्त 1700 तक लड़ते लड़ते 21 मार्च मतलब हुआ ये कि 12 मार्च 1700 में 30 वर्ष की अल्पायु में लड़ते लड़ते राजा राम की मृत्यु हो गई। जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अगली आई एक और जिनका नाम था ताराबाई, जो कि राजा राम की विधवा थी। तो राजा राम की विधवा ताराबाई ने क्या काम किया, उनका एक 4 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, उसे संरक्षक बनाया, उसकी संरक्षक बनके और खुद बैठ गई और खुद उन्होंने मराठाओं की कमान संभाली। और उसके बावजूद आगे बात करें कि ये लोग तब तक लड़ते रहे मराठा जब तक कि औरंगजेब ने ये स्वीकार ना कर लिया कि उनका जो अगला पेशवा है वो शाहू होगा। ठीक है, अब था ऐसा कि औरंगजेब के अंतिम 20 साल इस दक्कन में ही बीते, तो औरंगजेब का नासूर कहा जाता है दक्कन को। ठीक है, अब हुआ ये कि औरंगजेब ने इसके बाद
पन्हाला पे 1700 में आक्रमण किया, उसे जीत लिया। 1702 में विशालगढ़ को जीता। 1703 में सिंहगढ़ को जीत लिया। लेकिन जब ताराबाई बैठ गई तो उन्होंने मराठों को दोबारा से एकजुट किया, दोबारा से जान फूंकी, शक्ति डाली, अपने भाषण दे करके वो लोग फिर से तैयार हुए। और फिर उन्होंने क्या काम किया, 1704 में बरार पर आक्रमण किया, 1703 में बरार पर आक्रमण किया, 1704 में सतारा पर आक्रमण किया, 1706 में गुजरात पर आक्रमण किया, और उसके बाद बुरहानपुर, सूरत, बड़ौच यहाँ पे लूटे की, और अपना जो पुराना जितना भी साम्राज्य था, जो कुछ भी मुगलों ने लूटा था, वो सब वापस ले लिया। अब पूरे लगातार 20 वर्ष तक, यानी कि शुरू करें 1689 से लेकर के और 1707 तक, ये लोग अपने अधिकार क्षेत्र के लिए मुगलों से लड़ते रहे। इसी बीच में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जो कि 2 मार्च 1707 में अहमदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब का सेनापति जुल्फिकार खां आया था और राजा राम को बचाने के लिए, जब संभाजी की विधवा येसुबाई ने कमान संभाली थी, तो उस वक्त रायगढ़ हार गए थे, उसके एक अधिकारी की मतलब धोखेबाजी के कारण, है ना, पिसाली का जो था वो। अब उसके हारने के कारण तो जो उस वक्त सूर्याबाई थी और उसका पुत्र था साहू और बहुत सारे मराठा सरदार, इन सबको ना बंदी बना लिया था औरंगजेब ने, और इन्हें बंदी बना करके औरंगजेब के शिविर में रखा गया था। तो जब इन्हें बंदी बना करके शिविर में रखा गया, तो उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 2 मार्च 1707 को, तो उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा और उसने इन लोगों को वापस कैद से मुक्त कर दिया और छोड़ दिया। और उसके बाद साहू को सिंहासन पर बिठाया गया और छत्रपति की उपाधि दी गई। मतलब उसके बाद जो राजा बना, छत्रपति बना, वो साहू बना। तो 20 वर्षों तक वो तब तक मुगलों से लड़ते रहे मराठा, जब तक मराठों ने साहू को उनका छत्रपति स्वीकार नहीं कर लिया। तो जब मराठों ने साहू को छत्रपति स्वीकार कर लिया, उसके पश्चात उनका युद्ध समाप्त हुआ मराठों के प्रति। उसके बाद जो लड़ाइयां हुई फिर अंग्रेजों से हुई। उसके बाद जैसे जैसे क्या क्या रहा, वो परिस्थितियां भी हम आगे बता रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अगला शासक गद्दी पे बैठा वो था बहादुर शाह। और बहादुर शाह ने क्या काम किया कि बहादुर शाह ने साहू और उसके जो 3 अधिकारी थे उन्हें छोड़ दिया। वो 3 अधिकारी थे परसोजी भोसले, अगले होने वाले पेशवा बालाजी विश्वनाथ और थे नेमोजी सिंधिया। ये 3 अधिकारी सारे के सारे लौट कर आए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र लौटने के बाद ये पहुंचे कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में इन्होंने, जहां इनकी सत्ता पहले चल रही थी, वहां पे स्थापित हुए। तो इन्हें पता लगा कि इस वक्त मराठा जो शक्ति है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक जगह है जहां पे राजा राम की जो विधवा है ताराबाई, वो शिवाजी द्वितीय के साथ अपना शासन चला रही हैं सतारा में, और दूसरी जगह ये आए कोल्हापुर में। तो इन्होंने क्या काम किया कि सतारा पे घेरा डाल दिया, और सतारा पे जब घेरा डाल दिया तो जो ये ताराबाई थी, इन्होंने अपना एक सेनापति लड़ने के लिए भेजा जिसका नाम था धन्नाजी। तो धन्नाजी ने लड़ने के लिए भेजा, तो ये जो बालाजी विश्वनाथ थे, इनकी कूटनीति के कारण धन्नाजी मतलब साहू की तरफ मिल गया और साहू का सेनापति हो गया, और सतारा पे कब्जा हो गया। ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को वहां से भागना पड़ा। अब हुआ ये कि जो अब अब जो सेना थी साहू की, उसका जो सेनापति था वो धन्नाजी था। अब कुछ समय के बाद धन्नाजी की मृत्यु हो गई। तो धन्नाजी की मृत्यु होने के पश्चात उसका पुत्र था चंद्रसेन, अब उसे सेनापति बना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद पता लगा कि चंद्रसेन का जो झुकाव था वो ताराबाई की तरफ था। तो इस कारण से उसे उस पद से हटा करके एक नया पद दे दिया, सेना कार्ते। इसका अर्थ होता है सेना को संगठित करने वाला। अब इस बात का भी इसको बुरा लगा कि मेरा पद छीन लिया गया है, मुझे सेना कार्ते बना दिया गया है। तो इसने क्या काम किया, चंद्रसेन और एक था कान्होजी, ये दोनों मिलकर के ये ताराबाई की तरफ से युद्ध करने के लिए आए। क्या बोलते हैं, इन्होंने कान्होजी और चंद्रसेन ने मिलकर के ताराबाई की तरफ से साहू को, ठीक है, और एक उसका पेशवा था जिसका नाम था बहीरो पंत, इन दोनों को क्या काम किया कि बंदी बना लिया। जब इन्हें बंदी बना लिया तो उसके बाद इस समय जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने फिर एक कूटनीतिक चाल चली, और कूटनीतिक चाल चलने के बाद जो कान्होजी था उसे अपनी तरफ मिला लिया, और बिना युद्ध लड़े ही चंद्रसेन हार गया। और चंद्रसेन के हारने के पश्चात
जब ये बातें साहू को पता लगी तो साहू ने अपना अगला पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ को, जो कि 1613 से 2 अप्रैल 1720 तक रहे। अब बालाजी विश्वनाथ के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो बालाजी विश्वनाथ 1699 से लेकर के 1702 तक दौलताबाद के सूबेदार थे। उसके बाद ये जब इन्होंने एक खेड़ा का युद्ध हुआ इनके बीच, ताराबाई के बीच, तो उसके बाद इन्हें सेनापति बना दिया गया, क्योंकि उनकी कूटनीति अच्छी थी तो इन्हें उसे सेनापति बना दिया। और उसके बाद इन्हें बाद में पेशवा बनाया गया यहाँ पे, जब साहू को और उनके जो पेशवा को बंदी बना लिया गया था, जब उन्हें इन्होंने अपनी कूटनीति से छुड़ा दिया तो इन्हें पेशवा बना दिया। अब थोड़ा सा और बता दूं कि ये चित्ता पावन वंश, कोंकण के चित्ता पावन वंश के ब्राह्मण थे जो बालाजी विश्वनाथ थे, और ये बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। इस बुद्धि के कारण ये बहुत प्रचलित थे, फेमस थे, मतलब प्रसिद्ध थे, सॉरी, है ना। तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी, दूसरा मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक, दूसरा, जो पहले थे वो तो शिवाजी थे, और मराठा शक्ति का दूसरा वास्तविक संस्थापक बालाजी को कहा जाता है, क्योंकि शून्य से यानी अर्श से, फर्श से अर्श तक जो सफर तय किया इन्होंने दोबारा से, वो बालाजी विश्वनाथ ने तय किया। अब दूसरी बात इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सैयद बंधुओं की मदद की। जब फर्रुखसियर को उतारा सैयद बंधुओं ने, तो सैयद बंधुओं की मदद की बालाजी विश्वनाथ ने मराठों की तरफ से, है। तो यह फर्रुखसियर उतारा। उसके बाद इसके बाद एक संधि हुई, दिल्ली की संधि, जिसके अंतर्गत बहुत सारी शर्तें तय हुई, कुछ पैसा तय हुआ, देना लेना सब, वो बहुत सारी करीब 6-7 शर्तें तय हुई। तो इसको रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। मैं लिखा है कि मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है किसने? रिचर्ड टेम्पल, एक अंग्रेज था उसने। क्योंकि उसके बाद मराठों की शक्ति सुदृढ़ होती चली गई, बढ़ती चली गई, क्योंकि मराठा और मुगलों के बीच में एक संधि हो गई थी, जिसमें मुगले मराठों की और मराठे मुगलों की मदद करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। प्लस करीब कोई 10,000 हूण सालाना, मतलब बहुत सारी बातें तय हो गई उस बीच में। अब हुआ ये कि 2 अप्रैल 1720 को बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम बैठा नया पेशवा बनके। तो बाजीराव प्रथम जो था 1720 से 1740 तक पेशवा रहा, और इसने क्या कहा कि इसने जो साहू था उसे कहा कि आप योग्य राजा के योग्य पुत्र हैं और हमें अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, हमारी पताका हिमालय तक लहरनी चाहिए। और इसने बहुत लंबे समय तक हैदराबाद को हराया, हैदराबाद के निजाम को हराया, उसके बाद गुजरात को हराया, पुर्तगालियों को हराया, मालवा क्षेत्र जीता, और बहुत दूर तक इन्होंने अपनी विजय पताका फहराई। एक बार बुंदेलखंड के एक राजा थे छत्रसाल, तो छत्रसाल को मदद की आवश्यकता थी मराठों से, तो मराठों की तरफ से मदद करने के लिए ये बाजीराव गए थे। और वो जो वृतांत है, एक सवाल आता है कि कौन से पेशवा हैं जो मस्तानी नाम की एक नृत्यांगना के लिए फेमस रहे अपने वक्त में। तो वहां पे एक मुस्लिम नृत्यांगना थी जिसका नाम था मस्तानी, उसके ऊपर ये मोहित हो गए, उससे इनका प्रेम प्रसंग रहा। वो यही हैं जो बाजीराव हैं। तो ये वही है जिनके ऊपर आपने पिक्चर बनी है, बाजीराव और मस्तानी जो पिक्चर बनी है वो यही बाजीराव है, बाजीराव प्रथम, जिनके ऊपर वो एक नृत्यांगना के लिए, मतलब जो है अपने इतिहास में फेमस रहे हैं कि उनका एक नृत्यांगना, मुस्लिम नृत्यांगना के साथ संबंध रहे हैं, जो भी है। उसके बाद अगले आए तीसरे पेशवा, जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। अब इसे कैसे याद रखा जाए, कौन पहले था कौन बाद में था, सारे बाजीराव हैं। तो इसका तो बालाजी ले लिया है और इसका बाजीराव ले लिया है, तो इसका बालाजी और इसका बाजीराव मिलकर के तीसरा पेशवा बना बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 से लेकर के 1761 तक पेशवा रहा। और इन्होंने पेशवा के पद को पैतृक बना दिया कि अब जो भी पेशवा होगा वो उसकी औलाद और उसकी औलाद और उसके बच्चे, कहने का मतलब पैतृक पद होता है कि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उसका पुत्र पेशवा बनता रहेगा। तो बालाजी विश्वनाथ, ये बालाजी बाजीराव ने इस पद को पैतृक बना दिया। और अगर बात करूं साम्राज्य विस्तार की, तो सबसे अधिक जो साम्राज्य विस्तार किया वो बालाजी बाजीराव ने ही किया, क्योंकि बालाजी बाजीराव के समय पे सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार हुआ। इसका वास्तविक नाम नाना साहब था, और कहा जाता है कि कटक से अटक तक मराठा साम्राज्य की धुंधली बजती थी जब बालाजी बाजीराव इस समय पेशवा हुआ करते थे। उसके बाद हुआ ये कि
इसका जो विस्तार रहा साम्राज्य का वो सिख यानी पंजाब तक, उसके बाद आगे अफगानिस्तान तक। तभी तो कहा मैंने कटक, कटक पंजाब में है, सॉरी अटक, अटक जो है पंजाब में, अटक नदी है एक, तो उस अटक क्षेत्र में नदी बहती है, उस नदी का नाम भी अटक है। तो अटक पंजाब में, अटक से कटक तक यानी कि महाराष्ट्र तक उसका परचम लहराया हुआ था। आगे यहाँ हुआ ये कि अलीवर्दी खां को भी इन्होंने हराया। अलीवर्दी खां को हराने के बावजूद उससे चौथ वसूला। अब चौथ वो कर होता था कि जो राज्य अपने अधीन नहीं मानते थे, मतलब मराठों के अधीन नहीं आते थे, उनसे और दूसरे राज्यों, मुगलों या किसी से भी युद्ध से बचने के लिए, प्लस खुद से यानी मराठों से युद्ध से बचने के लिए एक टैक्स लिया जाता था, जिसे चौथ कहा गया है। क्योंकि मैंने पिछले भाग में बताया कि मतलब देशमुखी और चौथ में क्या डिफरेंस है। उसमें 1/10 हिस्सा और इसमें 1/4 हिस्सा लिया जाता था, ठीक है। और इसको चौथ लेना शुरू किया। और निजाम और भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे, जैसे उन्हें सबको उसने हराया। मतलब सबसे बड़ा साम्राज्य जो फैला दिया वो बाजीराव ने फैलाया। उसके बाद हुआ ये कि मुगलों का जो पतन होना शुरू हो चुका था। तो मुगलों के पतन होते वक्त इन्होंने क्या काम किया कि अहमद शाह अब्दाली का सेनापति और उसका पुत्र, मतलब वही पुत्र इसका सेनापति था, उसे इन्होंने भारत से खदेड़ दिया। और खदेड़ने के बाद इन्होंने आमंत्रित कर दिया एक और आक्रमणकारी को, अहमद शाह अब्दाली को, जो कि 1761 में लड़ने के लिए आया। और पानीपत की तीसरी जंग हुई, जो कि हुई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो दरअसल 1761 में अहमद शाह अब्दाली लड़ने आया और युद्ध हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। पहले तो अहमद शाह अब्दाली जो आया था उसके दो कारण थे। एक तो नादिर शाह की तरह वो भारत को लूटना चाहता था, दूसरा जो मराठे थे वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, तो उनका अधिकार भी नहीं होने देना चाहता था। तो ये दो कारण थे अब्दाली के भारत आने के, पहली बात। दूसरी बात करें तो अब्दाली जो है आया था बहुत अपार सेना लेकर के। अगर मराठों की बात करें तो मराठों की जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो सेनापति थे, वो सदाशिव राव भाऊ थे। और उसके बाद जो उनकी जो पैदल सेना और जो तोपखाना था उसका जो इंचार्ज था वो था इब्राहिम खां गारदी। दरअसल यूरोपीय जो तकनीक थी उससे सुसज्जित थी मराठों की सेना, और उसके बावजूद युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली से जब युद्ध हुआ तो उसमें हुआ ये कि मराठे हार गए, और हारने के पश्चात जो मल्हार राव होलकर था वो बीच से ही भाग गया युद्ध में, जिससे कि सेना के हौसले पस्त हो गए। और उसके बाद सदाशिव राव और विश्वनाथ भाऊ जो थे, सदाशिव राव भाऊ और विश्वनाथ जो थे, इन दोनों की मृत्यु की वजह से बहुत सारे मराठा सरदार मारे गए। अगर उस वक्त की गणना की जाए तो करीब करीब मराठों के 75,000 सैनिक मारे गए थे। जादूनाथ सरकार ने इस विषय में कहा है कि महाराष्ट्र का शायद कोई एक ऐसा परिवार बचा हो जिसने अपना कोई सगा संबंधी इस युद्ध में ना खोया हो। इसके बाद बताऊं कि जो इस वक्त जो इनका नेतृत्व कर रहा था इनके तोपखाने का, वो इब्राहिम खां गारदी था, और यूरोपीय तकनीकी द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। क्योंकि सवाल आता है कि मराठों के तोपखाने का नेतृत्व करता कौन था, तो इब्राहिम खां गारदी था। इनके हारने के पश्चात दो स्थितियां सुदृढ़ हुई। एक तो अंग्रेजों की स्थिति सुधरी, जो कि मराठों को एक विजित करना चाहते थे कर्नाटक को। दूसरा, सिखों की स्थिति में सुधार आया, क्योंकि उन्हें भी जो है आगे जाना था। क्योंकि मराठों ने क्या काम किया कि जब मराठों को आवश्यकता थी इन लोगों की, सिखों की, जाटों की और राजपूतों की, तो ये लोग इनके सपोर्ट में नहीं आए, क्योंकि इन्होंने सबसे दुश्मनी मोल ले रखी थी उस वक्त। ये पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं छोड़ा था जिससे लड़ नहीं रहे थे। तो इस कारण से इनके सपोर्ट में, इनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं आया था। तो मराठों की हार के 5 कारण थे। एक तो ये कि अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी वो सदाशिव राव भाऊ की सेना से ज्यादा थी। दूसरी बात, जाटों ने, सिखों ने और जो मराठे और जो राजपूत थे, इन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तीसरी बात ये थी कि जो मराठा सरदार थे उनमें आपस में मतभेद थे। चौथी बात ये थी कि जो उनका शिविर था उसमें अकाल की स्थिति पैदा हो रखी थी। और पांचवा ये कि अहमद शाह अब्दाली की जो सैन्य नीति थी वो इनसे ज्यादा कुशल थी। ये 5 ऐसे विशेष कारण से जिस कारण से ये मराठा उनसे युद्ध हार गए।
और युद्ध हारने के बाद उस वक्त भारत में एक तो जो मुगल राज्य था उसके जो शासक थे वो करीब करीब निर्जीव हो गए। दूसरी बात, अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो गई कि वो अंग्रेज अब इनके ऊपर अधिकार कर सकते थे, इनसे लड़ाई करके, क्योंकि अंग्रेज भी इनसे बैठे हुए थे दुश्मनी लेकर के। तीसरी बात, सिखों की स्थिति सुधरी क्योंकि राजा रणजीत सिंह को इसी के बाद उदय करने का मौका मिला अपने पंजाब को, है ना। तो ये तीन स्थितियां सुधरी हैं इनके मराठों के हार के पश्चात। ये थी इनकी पूरी स्थिति और मराठों की स्थिति के कहां से शुरू होके, और मतलब शिवाजी से शुरू होकर के, और यहाँ पे साहू जी, और उसके बाद यहाँ पे बालाजी, बाजीराव, यहाँ तक के जितने पेशवा थे ये सब इसी तरह से पतन होता चला गया। क्योंकि शिवाजी का जो परिवार था वो तो खत्म हो गया था शाहू जी पे। उसके बाद जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ये एक नया वो शुरू हो गया था पंथ, जो कि ब्राह्मण थे। इन्होंने मराठा शक्ति का बहुत अभ्युदय किया और लगातार मराठा शक्ति को बढ़ाया। इसके बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुए, जितने भी वो हुए, उन्हें हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे, वो इसके बाद मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। दरअसल मराठों के साथ अब्दाली का युद्ध होने के बाद अब्दाली जीत गया था, मराठे हार गए थे। तो इस हार का जो अपमान था वो जो पेशवा था बालाजी बाजीराव वो सह नहीं पा रहा था, और इसी सदमे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक व्यापारी ने उसे एक कूटबद्ध संदेश में एक संदेश दिया, कूटबद्ध भाषा में। वो संदेश ये था कि 2 मोती विलीन हो गए हैं, 22 सोने की मोहरें लुप्त हैं, और चांदी और तांबे की गणना का ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कितना खो गया है। ये एक गुप्त संदेश था जो उसने दिया था। उसके बाद हुआ ये कि अगले पेशवा बने माधवराव, जो कि 1761 से 1762 तक रहे, और उन्होंने पुनः मराठा शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और प्रयास क्या किया, यहाँ तक भी उन्होंने किया कि जो निजाम था उसे हराया, और टीपू सुल्तान से भी चौथ वसूला। मतलब निजाम और टीपू सुल्तान दोनों से चौथ वसूलने का काम किया माधवराव ने। तो चौथ वो हुआ करता था जिसे उस राज्य से लिया जाता था जो राज्य प्रत्यक्ष रूप से स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता था, लेकिन डर के कारण वह चौथ देता था ताकि उसके ऊपर आक्रमण ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद था ये कि मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय था, उसने अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ करके मराठों का संरक्षण स्वीकार करना पसंद किया, जिसमें कि अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा और अंग्रेजों ने फिर इनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2 पेशवा बीच में हो रहा है, एक नारायण राव आया, एक फिर माधव राव आया, और लास्ट में अंतिम पेशवा जिसको कहा जाता है वो था बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय इसमें अंतिम पेशवा थे, जो कि 1818 में ये पदवी समाप्त हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात। तो ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं वो मैंने लिखा हुआ है उनके बारे में। अब मैं आपको इन्हें एक एक करके बताता हूं कि आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे कैसे और क्या क्या हुआ उनमें। तो दरअसल प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1775 से 1782 के बीच में हुआ, और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो अगला करीब 20 साल के बाद, करीब 20 या 19 साल मान लीजिए, उसके बाद 1803 में हुआ, और 1803 से 1805 तक ये चला। और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुआ। अब इनके बीच में संधियां कौन कौन सी हुई, तो पहली संधि हुई सूरत की संधि जो कि 1775 में हुई, यानी कि जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा 1775 में पहली संधि होगी सूरत की संधि, वो तोड़ दी गई। फिर दूसरी संधि होगी पुरंदर की संधि 1776 में, वो भी पूरी नहीं हो सकी। फिर सालबाई की संधि 1782 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ प्रथम आंग्ल मराठा, यानी कि पहले मराठा युद्ध में जो है वो 3 संधियां हुई हैं, जिसमें मुख्य पूछी जाएगी वो सालबाई की संधि है कि आंग्ल मराठा जो प्रथम युद्ध था वो किस संधि में समाप्त हुआ, तो सालबाई की संधि में आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। अगला आएगा, दूसरे में आएगा बसीन की संधि जो कि 1802 में हुई। यह हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में। और देवगांव की संधि ये 1803 में हुई। तो होता यह है कि युद्ध जो है बसीन की संधि जो है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, और ये यहाँ पे हुई। तो जो मेन पूछी जाएगी, एक तो पुरंदर की संधि पूछी जाएगी, सालबाई की संधि पूछी जाएगी, बसीन की संधि पूछी जाएगी, और यहाँ पूना की संधि पूछी जाएगी। तो एक संधि और हुई नागपुर की संधि हुई जो 1816 में हुई। फिर ग्वालियर की संधि 1817 में हुई।
फिर पूना की संधि 1818 में हुई, और फिर मंदसौर की संधि भी 1818 में हुई। सॉरी, पूना की संधि 1817 में। ये दो संधियां 1817 में हुई हैं, ग्वालियर की और पूना की। ठीक है, तो ऐसी संधियां हैं जो युद्धों के समय पे हुई हैं। तो ये थी हमारे कुछ युद्ध, मतलब 3 युद्ध जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुए, और उसके बाद ये संधियां जो हुई, यानी कि मंदसौर की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अगला मैं बात करूं कि जो मराठा वंश था बाद में टूट गया, और टूटने के बाद ये लोग कहां कहां जाके रहे उसकी डिटेल्स मैंने उन वंशों की यहाँ पे दी है। जैसे कि सबसे पहले टूट के भोसले वंश, जो भोसले वंश था वो नागपुर में रहा, और जो गायकवाड़ वंश था वो वडोदरा में रहा, जो वडोदरा गुजरात में है, और होलकर वंश इंदौर में जाके रहा, और सिंधिया जो थे वो पहले उज्जैन में रहे और बाद में ग्वालियर में शिफ्ट हुए। तो आज जो पूछे जाते हैं वो ग्वालियर के सिंधिया हैं। ठीक है, दूसरा जो शिवाजी थे वो भोसले वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये था हमारा मराठा, उसकी शक्ति, राजनीतिक उदय, पेशवा और उनका अंत, और पेशवाओं का अंत। इसके बाद जब ये सब समाप्त हो गया तो तृतीय युद्ध के बाद अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से, जब उन्होंने बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया था, तो प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप था अंग्रेजों का उसे पेशवा बनाने में, और उसके बाद संपूर्ण कर्नाटक पर अंग्रेजों का राज हो गया, और उसके बाद फिर दोबारा अंग्रेजों को इससे कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, और जो नीचे दक्कन क्षेत्र था उस पे उनका निर्बाध कार्य, निर्बाध उनका व्यापार शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी इस मराठा शक्ति को लेकर के जो पूरी कहानी थी, ये पूरी क्लास थी। तो प्लीज आप मुझे बताइए कैसा था और आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।